नमस्कार। आयुक्तालय कौली शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बनाए गए इस चैनल पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों पर बात करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वक्रोक्ति संप्रदाय की। वक्रोक्ति संप्रदाय ये विषय कॉलेज व्याख्याता परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिया गया है। आज हम वक्रोक्ति के विषय में बात करेंगे। हमने बात की कि काव्य की आत्मा के रूप में सबसे पहले भामह, दंडी आदि ने अलंकार को स्थापित किया। उसके बाद वामन ने रीतिरात्मा काव्य से कह करके रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया और उसके बाद कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया। इस तरह से ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा के पश्चात वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म हुआ और इस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं कुंतक। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। विशेष रूप से ध्वनि की को काव्य के रूप में जो मान्यता दी गई थी उसी के विरोध में कुंतक ने कहा वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। कुंतक मूलतः अलंकारवादी हैं। उन्होंने अलंकार संप्रदाय का पोषण करते हुए ही अलंकारों के मूल में रहने वाली वक्रता पर इतना बल दिया कि वक्रोक्ति को एक नए संप्रदाय के रूप में जाना जाने लगा। अलंकार की परिभाषा देते हुए भामा ने कहा था वक्राभिधेय शब्दोक्ति, अर्थात वक्र कथन को ही अलंकार कहते हैं। कुंतक ने इसी वक्रता को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। कुंतक ध्वनि और लक्षणा को स्वीकार नहीं करते हैं, वे केवल अभिधा को ही स्वीकार करते हैं और उन्होंने अभिधा ही दो प्रकार की बताई है, सामान्य अभिधा और विचित्रा अभिधा। और उन्होंने विचित्रा अभिधा में ही लक्षणा और व्यंजना को माना है। अगर हम वक्रोक्ति परंपरा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि साहित्य में वक्रोक्ति शब्द का अभिप्राय क्रीड़ा, कलाप और परिहास आदि से लिया जाता रहा है। कादंबरी में बाण भट्ट लिखते हैं वक्रोक्ति निपुणेन विलासी जनेन। भामा ने वक्रोक्ति को अतिशोक्ति के अर्थ में ही स्वीकार किया। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में सारे वांग्मय को दो भागों में बांटा और उन्होंने स्वाभावोक्ति और वक्रोक्ति दो भाग किए। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार के रूप में स्वीकार किया। रुद्रट भी वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं और वक्रोक्ति के दो भेद करते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। दंडी ने भी वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के अर्थ में स्वीकार किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त ने भी भामह की परिभाषा को ही स्वीकार किया। विद्याधर, वाग्भट, जयदेव, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्य वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर रुय्यक, अप्पय दीक्षित जैसे आचार्यों ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार के रूप में माना है। भोज ने वांग्मय को तीन भागों में बांटा और उन्होंने कहा स्वाभावोक्ति, वक्रोक्ति और रसोक्ति। इस तरह से उन्होंने वांग्मय को ही तीन भागों में बांटकर उसमें वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। कुंतक ने वक्रोक्ति का लक्षण देते हुए कहा है वक्रोक्ति ही वैदग्ध्य भंगी भणिति उच्चते, अर्थात विदग्धतापूर्ण और भंगिमापूर्ण वाणी को वक्रोक्ति कहते हैं। भाव प्रेरित वक्रता को विदग्धता कहते हैं और चमत्कार पूर्ण कथन को ही भंगिमा कहते हैं। कविता की परिभाषा देते हुए कुंतक ने वक्रोक्ति पर ही यानी कि वक्रता पर ही बल दिया था। उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। इस तरह से उन्होंने काव्य के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं वक्रोक्ति के भेद। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं
वर्ण वक्रता की। कुंतक के अनुसार वर्णों के विन्यास पर, विशेषतः वर्णों की आवृत्ति पर आधारित वक्रता उनके अनुसार वर्ण वक्रता है। और शब्द अलंकारों में भी विशेष रूप से अनुप्रास और यमक पर उन्होंने वर्ण वक्रता पर जोर दिया है। और उनके अनुसार अनुप्रास और यमक में वर्ण वक्रता को हम देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं कि इनके लिए भी विवेकशील प्रयोग होना चाहिए। विवेक पूर्वक ही हम वर्णों की आवृत्ति को ही वर्ण वक्रता के रूप में रखेंगे। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन किलकत है। ये हम वर्ण वक्रता के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दूसरी वक्रता हम देखते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके भी कुंतक ने 8 भेद किए हैं। और जो पद पूर्वार्ध वक्रता है उनके अनुसार यह जो वक्रता है वो 8 प्रकार की है, जिसमें वो कहते हैं रूढ़ी वक्रता, रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, समृद्धि वक्रता, वृत्ति वैचित्र्य वक्रता, लिंग वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता। तो इतने प्रकार की वक्रता उन्होंने जो है पद पूर्वार्ध वक्रता के भेद के रूप में बताई है। और उन्होंने इस तरह से 8 भेद बताए हैं। इसमें हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता का उदाहरण हम देखते हैं, जहां पर जो रूढ़ी से यानी कि प्रसिद्धि से जो अर्थ लिया जाता है उससे परे असंभव अर्थ का आरोप जब कवि करता है तो यह रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मेरा राम रमा है मुझ में, मैं चाहे मणि हूं या कांच। यहाँ पर राम जो शब्द का रूढ़ अर्थ है दशरथ पुत्र राम, उससे हटकर के यहाँ पर अर्थ लिया गया है भक्तों के रक्षक दयालु राम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता का प्रयोग कवि ने किया है। कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे लिंग वैचित्र्य वक्रता का उदाहरण अगर हम देखना चाहते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के प्रयोग में कवि जो वक्रता दिखाता है उसे हम कहते हैं लिंग वैचित्र्य वक्रता। पंत जी ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है इस वक्रता का। सिखा दो ना हे मधुप कुमारी, मुझे भी अपने मीठे गान। यहाँ पर कवि ने मधुप कुमार शब्द का प्रयोग न करके मधुप कुमारी शब्द का प्रयोग किया है, जो अभिष्ट की सिद्धि के कारण, या इससे हम कहते हैं कि अभिष्ट की सिद्धि होती है तो ये वाक्य में चमत्कार भी लाता है, इसलिए यहाँ पर लिंग वैचित्र्य वक्रता को हम देखते हैं। तीसरे प्रकार की वक्रता में हम देखते हैं पद परार्ध वक्रता। पद परार्ध वक्रता यानी कि पद के परार्ध में या फिर प्रत्यय की जो वक्रता है उसे हम पद परार्ध वक्रता कहते हैं। इसके भी कुंतक ने 6 भेद माने हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हम देखते हैं काल वक्रता है, संख्या वक्रता यानी कि वचन वक्रता, पुरुष वक्रता, प्रत्यय वक्रता आदि जो भेद हैं वो कारक वक्रता आदि भेद कुंतक ने बताए हैं। उदाहरण के रूप में हम वचन वक्रता का एक उदाहरण देखते हैं। यशोधरा में मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, यशोधरा का ही कथन है, हमी भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। यहाँ पर हमी शब्द का जो प्रयोग किया है वहां पर मैं भेज देती शब्द भी हो सकता था, परंतु यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। और हमी शब्द का प्रयोग करने से इसमें क्षत्रिय नारियों का भी हमें भान होता है। इससे ये शब्द जो है पूरी क्षत्रिय नारियों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन वक्रता आ गई है। एक और वक्रता प्रत्यय वक्रता के रूप में हम देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में इस वक्रता का प्रयोग किया है। नागमती कहती है, पियो सो कहे संदेशड़ा हे भोरा हे काग। तो यहाँ पर जिस तरह से कवि ने संदेशड़ा शब्द का प्रयोग किया है वहां पर अड़ा प्रत्यय लगाने से जैसा सौंदर्य हम देखते हैं और जैसी भावाभिव्यक्ति हो पा रही है वह अपने आप में प्रत्यय वक्रता के कारण ही है, संदेशड़ा शब्द में ड़ा प्रत्यय के कारण है।
अब हम आगे बात करते हैं नंबर 4 भेद में। ये है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता यानी कि किसी वस्तु को अधिक सुंदर बनाने के लिए वाक्य में जो वक्रता लाई जाती है, इसे हम कह सकते हैं कि अलंकारों आदि का प्रयोग जो कवि करते हैं उसे हम वाक्य वक्रता के अंतर्गत रखते हैं। यह वाक्य वक्रता भी जो कि वर्ण विषय से संबंधित है, उसमें कुंतक ने 2 भेद बताए हैं। एक तो सहजा वस्तु वक्रता, जहां पर हम कहते हैं स्वाभावोक्ति का प्रयोग कवि करते हैं, वह है सहज वस्तु वक्रता। और दूसरी ओर हम देखते हैं अर्थालंकारों के प्रयोग से जो उत्पन्न वक्रता है वो दूसरे प्रकार की वक्रता है, यानी कि कवि द्वारा जो अर्थालंकारों का प्रयोग किया जाता है वह हम वाक्य वक्रता के अंतर्गत रखते हैं। यह वाक्य वक्रता का दूसरा भेद है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं रामचरितमानस में उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर जो कवि ने बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इस तरह से कवि ने एक पूरा रूपक हमारे सामने खड़ा कर दिया है और यह वक्रता जो है वो वाक्य वक्रता के अंतर्गत ली जाती है। 5वें प्रकार की वक्रता की हम बात करते हैं, वह है प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता से यहाँ अभिप्राय है प्रबंध का एक अंग अर्थात कथा प्रसंग में जब वक्रता दिखाई जाती है तो इसे हम प्रकरण वक्रता के अंतर्गत रखते हैं। आचार्य कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं, जिनमें है पात्र प्रवृत्ति वक्रता, और दूसरा हम देखते हैं उत्पाद्य लावण्य, तीसरा हम देखते हैं प्रमुख तथा जो अन्य प्रसंग हैं उनमें उपकार उपकारक भाव का प्रतिपादन करना, आवृत्ति वक्रता, प्रकरण रस वक्रता, अप्रधान किंतु जो सुंदर प्रसंग हैं उनकी उद्भावना करना, उनको बढ़ा देना, गर्भांक और विविध जो प्रकरण हैं उनमें परस्पर अन्विति रखना। ये 8 प्रकार के भेद जो हैं वो प्रकरण वक्रता के अंतर्गत दिए गए हैं। इनमें से हम कुछ वक्रता की बात कर लेते हैं। पहले जो हमने बात की है पात्र प्रवृत्ति वक्रता, इसे हम कहते हैं कि पात्रों द्वारा भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना जब की जाती है तो यह पात्र प्रवृत्ति वक्रता के अंतर्गत आती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राम जो है राम और रावण के युद्ध में भी हम इस वक्रता को रामचरितमानस में देखते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जहां पर जो है लक्ष्मण के शक्ति लगती है और उसके बाद राम जो है वो कुंभकर्ण के आने पर कह उठते हैं भाई का बदला भाई। तो ऐसे प्रसंग जो है वो गुप्त जी के साकेत में भी मिलते हैं हमें। तो ये जो भावपूर्ण स्थिति की व्यंजना है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकरण वक्रता के अंतर्गत आएगी। दूसरा हमने बात की है एक उत्पाद्य लावण्य। उत्पाद्य लावण्य यानी कि नवीन काव्य सौंदर्य की जब उत्पत्ति कवि के द्वारा की जाती है तो हम इसे लावण्य कहते हैं, उत्पाद्य लावण्य जो कवि के द्वारा सृष्टि की जाती है। इसके अंतर्गत हम 2 बातों को लेते हैं। पहली तो है अविद्यमान की कल्पना और दूसरी है विद्यमान का संशोधन। अविद्यमान की कल्पना हम देखते हैं कि जो प्रसंग नहीं है उसका वर्णन करके भी कवि जो है एक सौंदर्य की कल्पना सौंदर्य ला देता है। जैसे हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतल में दुर्वासा के शाप की कल्पना के द्वारा जो है दुष्यंत के चरित्र को लांछित होने से बचा लिया गया है। यह उत्पाद्य लावण्य के अंतर्गत अविद्यमान की कल्पना है, यानी कि जो प्रसंग नहीं थे वो प्रसंग जो है कवि के द्वारा लाए गए हैं। विद्यमान में संशोधन यानी कि जो कथा दी गई है उसमें ही थोड़ा सा संशोधन करके भी कवि के द्वारा सौंदर्य लाया जाता है। जिस तरह से मैथिलीषण गुप्त के साकेत में हम देखते हैं कि कैकई के पश्चाताप को दिखा करके कैकई के चरित्र को ऊंचा उठाने का प्रयास कवि के द्वारा किया जाता है। इसे हम कहते हैं विद्यमान में संशोधन। एक और प्रसंग को हम देख लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कवि के द्वारा जो विशिष्ट प्रसंग हैं उनको बढ़ा करके या उनको और अधिक आवृत्ति के साथ कवि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं
कामायनी में लज्जा सर्ग का जो वर्णन लज्जा का किया गया है इस सर्ग में, उसे हम कहते हैं कि कवि ने प्रकरण को बढ़ा करके उसका मनोहारी वर्णन किया है। और ऐसे ही हम देखते हैं साकेत में नवम सर्ग जो दिया गया है, वहां पर उर्मिला का विरह वर्णन बड़े विस्तार के साथ है, जिसे कवि ने हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रसंगों को अतिरंजना पूर्वक बढ़ा करके हमारे सामने रखा है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि कवि के द्वारा रोचक प्रसंगों का विस्तार कर दिया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं रामचरितमानस में नारद मोह प्रसंग को कवि ने दिखाया है, तो रोचक प्रसंगों का विस्तार करके भी कवि जो है वो प्रकरण वक्रता लाता है। अब हम छठे प्रकार की वक्रता की बात करते हैं। छठे प्रकार की वक्रता है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता जहां पर कवि जो है अपने कौशल के द्वारा महाकाव्य, खंड काव्य आदि में जो कथा में सौंदर्य लाता है, उसे हम प्रबंध वक्रता के अंतर्गत रखते हैं। इसके भी कुंतक के द्वारा 6 भेद बताए गए हैं, जिनमें हम देखते हैं मूल रस में परिवर्तन, यानी कि जहां पर जो आकर ग्रंथ है वहां पर रस कुछ और है, लेकिन कवि जब उसी प्रसंग को लेकर के कथा लिखने लगता है तो उसका जो रस है वो बदल दिया जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ राम कथा का जो आकर ग्रंथ है वो तो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, और उसी को लेकर के अन्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ साकेत लिखा गया है, और साकेत में हम देखते हैं कि श्रृंगार रस विरह वर्णन की प्रधानता हम देखते हैं। और दूसरी ओर रामचरितमानस भी तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, और तुलसीदास की रामचरितमानस में वैसे तो 9 के 9 रस मिलते हैं, लेकिन भक्ति रस यहाँ पर प्रधान हो जाता है। तो ये भी जो है प्रबंध वक्रता के अंतर्गत हम रखते हैं। और दूसरा हम देखते हैं इसी वक्रता में प्रकरण विशेष पर कथा की समाप्ति, यानी कि किसी एक प्रकरण को बढ़ा करके जब दिखा दिया जाता है तो नायक का उत्कर्ष दिखाने के लिए वहीं पर कथा को समाप्त कर दिया जाता है, तो इससे भी कथा में जो है वो एक सौंदर्य आ जाता है और इससे नीरसता नहीं रहती है। इसी के अंतर्गत हम तीसरे प्रकार की वक्रता प्रबंध वक्रता में देखते हैं कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि दिखा करके कथा जो है वो समाप्त कर दी जाती है। तो इसे हम जो है वो कथा के मध्य ही कथा की समाप्ति कर देना, किसी प्रधान कार्य की सिद्धि दिखा देना, इसके माध्यम से भी कवि के द्वारा जो है प्रसंग में वक्रता प्रबंध वक्रता लाई जाती है। दूसरे और तीसरे प्रकार का जो भेद है वो लगभग एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति दिखा करके भी प्रबंध वक्रता लाई जाती है, जहां पर नायक को कई फल प्राप्त हो जाते हैं और कथा समाप्त हो जाती है। पांचवें प्रकार की वक्रता में हम देखते हैं प्रधान कथा का द्योतक नाम रख करके भी कवि के द्वारा वक्रता लाई जाती है। जैसे कि हम देखते हैं हिंदी में साकेत, रंगभूमि, कायाकल्प, लोकायतन आदि नामों के द्वारा कवि ने प्रबंध वक्रता दिखाई है। छठे प्रकार की वक्रता को हम देखते हैं कि एक विषय से संबद्ध विलक्षण प्रबंधत्व जो है वो होता है, यानी कि एक ही विषय को लेकर के अनेक प्रकार के काव्यों की रचना जो है भिन्न भिन्न प्रबंधों की रचना होती है, जिससे जो है कवि के द्वारा प्रबंध वक्रता दिखाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण पर आधारित ही हमारे यहाँ बहुत से काव्य लिखे गए हैं। हिंदी में रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, साकेत है। तो इस तरह से जो है कवि के द्वारा उसी प्रसंग को लेकर के भी आगे काव्य रचना होती है, प्रबंध काव्य रचे जाते हैं। तो ये हम कहते हैं एक ही विषय से संबद्ध विलक्षण प्रबंधत्व कवि जो है वो दिखाता है। तो ये प्रबंध वक्रता के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। यह प्रबंध का ही एक भेद है। तो इस प्रकार हमने वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में बात की और वक्रोक्ति के भेदों के बारे में बात की। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है अत्यंत प्रतिष्ठित संप्रदाय रहा है और इसके संबंध में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं जो वक्रोक्ति से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से
किसे वक्रोक्ति का भेद नहीं माना? विकल्प है पद पूर्वार्ध वक्रता, कल्पना वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता और प्रबंध वक्रता। इसमें हम देखते हैं कि 2 नंबर कल्पना वक्रता उत्तर सही है। इसे भेद नहीं माना है आचार्य कुंतक ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता और शब्द वक्रता। इसमें से हम देखते हैं शब्द वक्रता जो है वो भेद नहीं माना है। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वक्राभिधेय शब्दोक्ति परिभाषा किसकी है? कुंतक, वामन, दंडी या भामा? तो हम देखते हैं भामा ने अलंकारों की परिभाषा में कहा था वक्राभिधेय शब्दोक्ति ही। कुंतक मूलतः थे अलंकारवादी, ध्वनिवादी, रीतिवादी या रसवादी? तो हम देखते हैं कि कुंतक अलंकारवादी आचार्य थे। इसलिए उत्तर होगा नंबर 1। कुंतक ने ध्वनि व लक्षणा को स्वीकार न करते हुए अभिधा को स्वीकार किया। अभिधा के कितने भेद मांगे? 2 भेद, 3, 4 या 6? तो 2 भेद सही उत्तर है। वक्रोक्ति निपुणेन विलासी जनेन परिभाषा किसकी है? बाणभट्ट की, दंडी, कुंतक या भामा की? तो हम देखते हैं बाणभट्ट की ये परिभाषा है। धन्यवाद।